complete roadmap for UPSC CSC 2027। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले या प्रिपरेशन की शुरुआत में जान लेना। सबसे पहले सक्सेस रेट इज़ लेस देन 0.1%। आप लोगों को पता होगा, जिनको बेसिक आइडिया होगा, कि 10 लाख बच्चे लगभग एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं और लेस देन 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिसमें भी आईएएस में लेस देन 180 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको अराउंड 75 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी अगर आपको आईएएस चाहिए। तो आप देख सकते हैं, आप खुद रेशियो निकाल लीजिए कि कितना कम है सक्सेस रेशियो। देन कंपटीशन इज ब्रूटल। बहुत सारे ऐसे बच्चे एग्जाम देते हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल तक तैयारी कर रहे हैं। सैड रियलिटी है, मेरा ये मानना है कि इतना नहीं करना चाहिए, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे एग्जाम देते हैं जो बहुत साल तक तैयारी कर रहे हैं, 5 7 8 10 साल तक, जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक बार सिलेक्ट हो चुके होते हैं, उनकी 700 800 600 ऐसी कुछ रैंक आई होती है, दोबारा वो एग्जाम देने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनका सर्विस इंप्रूवमेंट हो सके। तो कंपटीशन ब्रूटल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो मतलब 1000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उसमें से 1000 तो ऐसे ही होंगे जो कि मतलब 5 6 फिफ्थ या सिक्स अटेम्प्ट से ज़्यादा दे रहे हों, या फिर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हों वो एग्जाम दे रहे हों। देन लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। एग्जाम 1 साल चलता है और मिनिमम 1 साल एग्जाम के पहले आप तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, उसके 3 महीने बाद लगभग मेंस होता है, उसके फिर 5 6 महीने बाद लगभग इंटरव्यू होता है, और मतलब इंटरव्यू तो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, और उसके बाद रिजल्ट आता है। यानी लगभग 1 साल का ड्यूरेशन होता है सिर्फ एग्जाम का, और उसके 1 साल पहले आप तैयारी करते हैं। तो अगर आप पहले अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट हो रहे हैं तो मिनिमम 2 साल आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और पहले अटेम्प्ट में सिलेक्ट बहुत कम, सैड रियलिटी है बट मुझे सच्चाई बतानी है आपको, इसलिए बहुत बहुत कम सिलेक्ट होते हैं पहले अटेम्प्ट में। ज़्यादातर बच्चों को 2 3 4 अटेम्प्ट लग ही जाते हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर पहले अटेम्प्ट में 2 साल लग रहे हैं तो उसके बाद 1 1 साल आप बढ़ाते जाइए, यानी अराउंड 3 से 4 साल ऑन एन एवरेज बच्चा जो सिलेक्ट होता है, अच्छा बच्चा जो सिलेक्ट होता है, वो उसको इसमें लगता है। सो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। देन फेजेस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जब भी आप तैयारी करेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो और आप एग्जाम क्लियर कर लें। बहुत सारे फेजेस आएंगे। इवन जो रैंक 1 आता है, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे इस साल की जो टॉपर रही हैं या पहले जो टॉपर्स रहे हैं, वो बताते हैं अपनी कहानियां कि कैसे मल्टीपल अटेम्प्ट्स में उन्होंने एग्जाम क्लियर किया, कैसे उन्हें मतलब कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे आप। ये सब कुछ होगा तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप रूम में बैठे हैं, 1 साल आपने पढ़ा और आपने एग्जाम दिया और एग्जाम क्लियर कर लिया। ये किसी 1% किसी के भी साथ नहीं होता है ना, जो सिलेक्ट होते हैं किसी के साथ ऐसा नहीं होता। फेजेस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आएंगे, फेजेस ऑफ एक्साइटमेंट आएंगे, सब कुछ आएगा। ये एक रोलर कोस्टर राइड रहने वाली है आपके लिए। लक हैज ए रोल टू प्ले। ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि लक का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है, खासकर प्रीलिम्स स्टेज में, इंटरव्यू स्टेज में, जहां नंबर बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। हो सकता है आपके 1 साल इंटरव्यू में 150 मार्क्स आए, अगले साल 200 नंबर आ जाए। तो ये 50 नंबर का जो डिफरेंस है, ये सिलेक्शन और आईएएस का डिफरेंस होता है। यानी कि हो सकता है आपकी अंडर 50 रैंक आ जाए, या फिर हो सकता है आपका सिलेक्शन ही ना हो। सो लक हैज ए रोल टू प्ले। इट मे टेक मल्टीपल अटेम्प्ट्स। जैसा कि मैंने कहा कि ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इट मे टेक मल्टीपल अटेम्प्ट्स। बहुत रेयर है कि आपका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, ये सैड रियलिटी है। 10-20% अराउंड शायद बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं वो पहले अटेम्प्ट में होते हैं। इसके बाद आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगने ही हैं। आप फिर भी आप मेहनत करिए, कोशिश करिए कि आप सिलेक्ट हो जाएं पहले अटेम्प्ट में, बट ये मान के चलिए कि आप 2-3 अटेम्प्ट पहले से तय करके जाइए कि पहले में नहीं हुआ तो मैं 2 या 3 अटेम्प्ट दूंगा। बट फिर भी अगर आपको लग रहा है कि पहले में ही मैं अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, तो वो भी आप, उसके लिए भी आप रेडी होकर जाइए। बट ये बात आपको जानना जरूरी है कि इट मे टेक मल्टीपल अटेम्प्ट्स। देन यू विल फेल इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये कोई मैजिक नहीं है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं कुछ मन में सोच लूं, किसी से मिल लूं, ये वीडियो देख लूं, किसी टॉपर से बात कर लूं, कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूं तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। कोई मैजिक नहीं है। सिर्फ एक चीज है जो आपको सक्सेस दिलाएगी, और वो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप सही से जो चीजें रिक्वायर्ड है वो नहीं कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 0% चांस है, हो इम्पॉसिबल है सिलेक्शन होना अगर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो, मतलब जो एसेंशियल चीजें हैं वो नहीं करेंगे। सो ये कुछ रियलिटीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। बट देन व्हाई टू गिव द एग्जाम? इतना कठिन है, इतनी सारी दिक्कत है, तो फिर एग्जाम देना ही क्यों है? बिकॉज इट विल गिव यू डायरेक्ट पोस्टिंग टू हाई पोस्ट। ठीक है, आप डायरेक्ट आप बड़ी बड़ी पोस्टों में चले जाएंगे। जैसे कि आप आईपीएस बनेंगे तो आप असिस्टेंट एसपी की पोस्ट में जाएंगे। आप 2 साल में लगभग एक जिले के एसपी बन जाएंगे। इसी तरह डीसी की, इसी तरह आईएएस के केस में होता है, आप डीसी बन जाएंगे कुछ सालों बाद। तो डायरेक्टली आपको बड़े पोस्ट में पोस्टिंग मिलती है, एंड इट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू चेंज थिंग्स। रियल में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, पावर मिलेगा, आपका सोसाइटल स्टेटस है वो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। बट आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो एग्जाम क्लियर करते हैं, पहले कैसे रहते थे, बाद में कैसे रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मिलती हैं, बट उसके लिए आपको
बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये अपन वीडियो अच्छे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ एग्जाम। जिसको कुछ भी नहीं पता एग्जाम के बारे में उसके लिए एक छोटी सी स्लाइड मैंने इंक्लूड की है। सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का। प्रीलिम्स में एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसेट का। जीएस के पेपर से आपका सिलेक्शन होता है, सीसेट क्वालिफाइंग होता है, यानी कि एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको लाने हैं, तभी आपका जीएस की कॉपी चेक होगी और आपके जीएस में जो नंबर आएंगे उसके बेसिस पे कट ऑफ जाएगा और सिलेक्शन होगा। अगर आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया देन मेंस एग्जाम होगा। मेंस में पहला पेपर होता है ऐसे का, जो जीएस 1 to 4 होते हैं। जीएस 1 to 3 में जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट आते हैं। जीएस 4 एथिक्स का पेपर होता है। देन ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल 1 and 2। देन लैंग्वेज के पेपर होते हैं, एक लोकल लैंग्वेज का और एक इंग्लिश का। ये भी क्वालिफाइंग रहता है, इसके भी नंबर नहीं जुड़ते हैं। इन तीनों के नंबर के बेसिस पे आपका मेंस में सिलेक्शन होता है। मेंस में आपका सिलेक्शन हो गया तो फाइनली इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल लिस्ट आती है, जिससे जो डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, आपको कौन सी सर्विस मिलेगी। तो ये बेसिक्स ऑफ एग्जाम थे। देन अब एक एक करके अपन सारे स्टेजेस को देखेंगे। जो भी मैंने अपने इतने साल 3-4 साल की तैयारी के दौरान सीखा है, मल्टीपल टाइम्स मैंने क्लियर किया है एग्जाम, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अब एक एक करके कि कैसे मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्टेज की तैयारी की। ब्रॉडली मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और अगर आप इतना समझ गए तो आपकी बहुत बेसिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद आपको फाइन ट्यून करनी पड़ेंगी चीजें। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए एक एक करके अपन चीजें देखेंगे जो हर किसी के दिमाग में रहती है। मेरे दिमाग में भी थी तैयारी के स्टार्टिंग में। सबसे पहले सोर्सेस 3 चीजें होती हैं। एक होता है बेसिक बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स जो आप डिसाइड करेंगे, एक करंट अफेयर और एक अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, 3 चीजें बस आपको करनी है प्रीलिम्स के दौरान। अगर आपने ये तीनों चीजें की तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बेसिक बुक, दूसरा करंट अफेयर, तीसरा अदर इंपॉर्टेंट थिंग। अदर इंपॉर्टेंट थिंग में 3-4 चीजें आ जाती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, मैपिंग। ये 3 चीजें भी अगर आप अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स में इंक्लूड करें तो काफी होगा। ये 3 चीजें और इन बेसिक बुक से करंट अफेयर्स में इतनी अच्छे से नहीं दी रहती, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट और मैपिंग अगर ये तीनों इसके अलावा कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देन व्हेन टू रीड, कब पढ़ना है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद बेसिक बुक्स। सबसे जरूरी चीज सोर्स में मैंने क्या बताया था, बेसिक बुक। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, आपको पता चल गया कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्या पढ़ना है, आपने आज तैयारी शुरू की, कब पढ़ना है। जब अगला तुरंत क्वेश्चन आएगा कि कब ये चीजें मैं करूं, तो सबसे पहले आप अपनी तैयारी की स्टार्ट ही बेसिक बुक से करेंगे, जो कि अराउंड 70 to 80% ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन आपकी पूरी कर देगा। अगर आपकी बेसिक बुक्स अच्छे से कंप्लीट हो गई, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज हो गई, तो आपका प्रीलिम्स की तैयारी 70 to 80% हो चुकी है। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द बेसिक बुक्स। देन करंट अफेयर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप डेली कर सकते हैं, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, किसी कोचिंग में वाले अपना डालते हैं करंट अफेयर, वो देख सकते हैं। मंथली कर सकते हैं, मंथली मैगजीन्स के थ्रू, या फिर ईयरली कर सकते हैं। मैंने पर्सनली प्रीलिम्स के लिए ईयरली मेथड फॉलो की, यानी कि मैंने लास्ट में PT 365 एक किसी भी बहुत सारी कोचिंगों की आती हैं जो ईयरली कंपाइलेशन आता है, वो मैंने एक पढ़ लिया और उसी से लगभग मेरी काफी तैयारी हो गई। जितना भी मतलब बेसिक मुझे जो करनी थी तैयारी करंट अफेयर्स की, वो हो चुकी थी। आप कोई भी तरीका अपनाइए। अगर आप डेली कर रहे हैं तो डेली करिए, मंथली कर रहे हैं तो मंथली करिए। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो ईयरली आप लास्ट ईयर के एंड में कर लीजिए। PT 365 जो आती हैं कोचिंग की कंपाइलेशन, कुछ फ्रीली अवेलेबल रहती है, कुछ भी आप करिए, बट स्टिक टू वन, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मंथली मैगजीन पढ़ते जा रहे हैं, लास्ट में आपने मंथली मैगजीन सारी आपको भूल गई, आपने रैंडम पढ़ी और अंत में आपको फिर ईयरली कंपाइलेशन पढ़ना पड़ रहा है। तो इसमें इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आपने जो मंथली मैगजीन भी बहुत मोटी रहती है, उसको पढ़ने में भी 3-4 दिन का समय लगता है, तो वो आपने समय बर्बाद कर दिया। अगर आपको उससे मतलब कुछ फायदा नहीं हुआ, अगर आप उसी के फिर लास्ट में रिविजन नहीं कर रहे हैं, तो इसमें से कोई एक तरीका चुनिए, डेली, मंथली या ईयरली, और जो भी चुने इस पर स्टिक करिए। सारे तरीके इफेक्टिव होते हैं ना। अगर आप ईयर के एंड में भी कर लेंगे कंपाइलेशन से, वो भी इफेक्टिव होगा। देन प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी लगभग 4 से 5 महीने पहले प्रीलिम्स की स्टार्ट की जाती है। जैसे कि प्रीलिम्स अगर मई में होता है तो आपको जनवरी के मिड से लगभग आपको प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर देनी है। इसका मतलब ये है कि आपको मेंस का कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रीलिम्स की चीजें पढ़नी है। और प्रीलिम्स की चीजें क्या है? बेसिक बुक्स, करंट अफेयर्स एंड दीज अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। देन CSAT आजकल कठिन आने लगा है। ट्रीट इट एज ए सेपरेट सब्जेक्ट। जैसे कि आप पॉलिटी या इकोनॉमी या हिस्ट्री वगैरह किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, इसी तरह CSAT को भी एक सब्जेक्ट कंसीडर करिए, उसमें भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम दीजिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल क्लियरिंग प्रीलिम्स इज PYQ। 10 साल के आपको PYQ लगा के जाने ही हैं, उन्हें लगाना है, समझना है, देखना है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन को एनालाइज करना है, सब कुछ करना है जितनी डिटेल में आप कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन प्रैक्टिस एटलीस्ट 20 फुल लेंथ मॉक्स। ये आपको कब प्रैक्टिस करने हैं? ये आपको प्रैक्टिस करने हैं ड्यूरिंग प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन। यानी कि जब आपने प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी स्टार्ट की, तब एक बार आपने सब कुछ पढ़ लिया, एक बार आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद मॉक्स देना स्टार्ट कर दीजिए। देन हाई रोल ऑफ लक। प्रीलिम्स में एक बात जान लेना जरूरी है कि इट हैज हाई रोल ऑफ लक।
सो बी मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर लक का रोल ज्यादा है, मतलब आप हो सकता है बहुत ज्यादा मेहनत करें फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो, 1-2 नंबर से आप रह जाएं, कुछ गलती हो जाए, ये जनरली नहीं होता है बट हो सकता है। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है कि आपने बहुत तैयारी की, बहुत मेहनत की, बट आप प्रीलिम्स में फेल हो गए। तो अगर किसी चीज में इतना कठिन है सिलेक्ट होना, लक का रोल है, हो सकता है आपने बहुत मेहनत की और आप फेल हो जा रहे हैं, तो आप ऐसा रखिए ना कि जब भी आप प्रीलिम्स क्लियर करें तो आप पूरा एग्जाम ही क्लियर कर दें। और ये कब हो पाएगा, व्हेन यू आर मेंस रेडी बिफोर प्रीलिम्स। क्योंकि एक बार अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मेंस और प्रीलिम्स के बीच में कम समय रहता है, आपको मेंस रेडी पहले से होना पड़ेगा, तभी आप मेंस क्लियर कर पाएंगे। मेंस ज्यादा कठिन एग्जाम है एज कंपेयर टू प्रीलिम्स, सिलेबस बहुत ज्यादा है, बट प्रीलिम्स में लक का रोल है। हो सकता है आपका इस साल क्लियर हो जाए बट अगले साल क्लियर ना हो। तो जिस भी साल आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है उस साल ये पूरी कोशिश करिए कि आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाए एंड एटलीस्ट आपका कुछ ना कुछ कोई ना कोई सर्विस मिल जाए। ये प्रीलिम्स के बारे में बेसिक बातें थी जो बहुत जरूरी है जानना। देन कम्स मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स अगर आपने क्लियर कर लिया तो मेंस की बात आती है, आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। देन मेंस इज द मोस्ट प्रिडिक्टेबल एग्जाम। कठिन बहुत ज्यादा है, सिलेबस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीलिम्स, बट प्रिडिक्टेबल बहुत ज्यादा है। इससे मेरा क्या मतलब है, इससे मेरा मतलब है कि हार्ड वर्क इज इक्वल टू मार्क्स। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आपने पहले से प्रीलिम्स मेंस की तैयारी की है, प्री और मेंस के बीच में आपने बहुत मेहनत की है, तो आपके मार्क्स 100% ज्यादा आएंगे। ऐसा बहुत रेयर है कि आपने अगर मेहनत की और मार्क्स मतलब इन दोनों में वो ना दिखे, सिनर्जी ना दिखे। ठीक है, सोर्स क्या होंगे, अपन ने जैसे प्रीलिम्स के सोर्स देखे थे, मेंस के भी सोर्स देखते हैं। इसके भी सोर्स होंगे बेसिक बुक्स जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान। द नोट्स ऑन द टर्म्स गिवन इन द मेंस सिलेबस। मेंस का सिलेबस बहुत डिटेल्ड है जिसमें एक एक टर्म दिए हैं, उन टर्म को आपको डिसाइफर करना है, उसके सब टॉपिक तैयार करने हैं और उन पर नोट्स बनाना है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि कैसे मेंस के टर्म्स के थ्रू आप नोट्स बना सकते हैं, बिकॉज मेंस में तो बहुत ब्रॉड टर्म दिए हैं, पार्लियामेंट दिया है, स्टेट लेजिस्लेचर दिया है, इस पर तो नोट्स बनेंगे नहीं। तो इस पर मल्टीपल टॉपिक्स कैसे आप सब टॉपिक्स निकालें 4-5 और उस पर नोट्स बनाएं, ये मैंने अपने एक वीडियो में बताया था। ये आपको बहुत जरूरी है सीखना, मेंस में यही काम आता है। बेसिक बुक बिकॉज आप ऑलरेडी कर चुके होते हैं प्री की तैयारी के दौरान। नोट्स ऑन द टर्म्स गिवन इन द मेन सिलेबस, देन करंट अफेयर, देन ऑप्शनल एंड देन एसे एंड देन एथिक्स। देखिए इसमें कितना ज्यादा कंटेंट है। देन कब तैयारी करनी है, व्हेन टू प्रिपेयर। अगेन यहां वही चीज आ जाती है, स्टार्ट विद द बेसिक बुक्स, बट बेसिक बुक्स आपकी ऑलरेडी हो चुकी होंगी। इससे आपको सीखने में क्या मिला, व्हेन टू प्रिपेयर मैंने यहां भी लिखा स्टार्ट विद द बेसिक बुक्स, प्री में भी लिखा स्टार्ट विद द बेसिक बुक्स। तो इससे सीखने वाली क्या बात है, सीखने वाली बात है कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो प्री और मेंस की कहते हैं ना लोग कि कंबाइन तैयारी करनी चाहिए, अलग अलग नहीं होती तैयारी। उसका मतलब यही है, बिकॉज दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेसिक बुक्स। आपको बेसिक ही क्लियर नहीं होगा, स्टैंडर्ड बुक्स ही आपकी क्लियर नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। तो जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो बेसिक बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स से ही स्टार्ट करें, इसका ये मतलब हुआ। देन करंट अफेयर अगेन आप डेली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, ईयरली। डेली में आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, इसका बेनिफिट होता है। प्री में इतना नहीं होता बट मेंस में होता है। मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं या ईयरली कर सकते हैं, कभी भी करिए, वो आपकी इच्छा है। देन ऑप्शनल, आई विल एडवाइज टू हैव मिनिमम 1 रीडिंग ऑफ ऑप्शनल बिफोर स्टार्टिंग प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन। जब प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन से आप जनवरी में स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे 27 का अटेम्प्ट है, उसमें आप 26 की जनवरी में मतलब 27 की जनवरी में स्टार्ट करेंगे, तो उसके पहले यानी कि 2026 के दिसंबर महीने तक आपका एक बार ऑप्शनल पूरा हो चुका होना चाहिए, एटलीस्ट एक बार। आइडियली तो एक बार रिवीजन भी हो चुका होना चाहिए, बट वो इतना कठिन है तो एटलीस्ट एक बार ऑप्शनल पूरा हो चुका होना चाहिए। बिकॉज ऑप्शनल बहुत ज्यादा होता है, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शनल में, बहुत ब्रॉड बड़ा होता है सिलेबस और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर भी ऑप्शनल, सिलेक्शन भी ऑप्शनली डिसाइड करता है। तो अगर आपका ऑप्शन तैयार नहीं है तो प्री और मेंस के बीच में तैयार करने में उसमें आपको दिक्कत आएगी, इसलिए पहले से अगर आपका तैयार है तो आपको बहुत फायदा होगा। देन टर्म्स गिवन इन द सिलेबस आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक बुक्स एंड ऑप्शनल। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आपने कहा कि नोट्स बनाइए ऑफ द टर्म्स गिवन इन द सिलेबस, कब बनाए नोट्स? आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक बुक्स एंड आफ्टर डूइंग योर ऑप्शनल। यानी कि सबसे पहले आप बेसिक बुक्स करिए बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज द मेंस। ठीक है, उसके बाद आप अपना ऑप्शनल पूरा करिए, उसके बाद आप जो मेंस के सिलेबस में टर्म्स दिए हैं उसके नोट्स बनाइए। देन एसे एंड एथिक्स, ये कब करना है? ये गेम चेंजर होते हैं। हर कोई ये कहता है कि एथिक्स और एसे के मार्क्स ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, बिकॉज मार्क्स वेरी करते हैं बहुत ज्यादा। हो सकता है आपके एथिक्स में मार्क्स किसी के 90 आए हों, किसी के 120 आए हों, जो 30 मार्क्स का डिफरेंस है बहुत ज्यादा होता है। जीएस 1 2 3 में इतना डिफरेंस नहीं आता, 10-15 नंबर का ही डिफरेंस आता है, बट इसमें 30 40 50 नंबर तक का डिफरेंस आ जाता है, जो कि आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देता है। सो गिव इनफ टाइम टू देम एंड बट डू इट आफ्टर कंप्लीटिंग जीएस, बिकॉज ये जीएस से बहुत रिलेटेड होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, किस तरीके से लिखना है, इसका आइडिया आपको तभी आएगा जब आप जीएस पूरा अच्छे
से कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को ये टेंशन रहता है कि यार ऐसे इतना बड़ा लिखना रहता है, 10-12 पेज का एक ऐसे लिखना रहता है, कैसे लिख पाएंगे। वो आपको तभी समझ आएगा जब आप पूरा जीएस एक बार पढ़ लीजिए, पूरा ऑप्शनल कर लीजिए, फिर आपको लगेगा कि यार मेरे पास तो कंटेंट ज्यादा है और लिखने की जगह कम है। बिकॉज इतना ज्यादा आप पढ़ेंगे तो कंटेंट आपके पास इनफ होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी ऐसे और एथिक्स की तैयारी आप जीएस कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट करिए। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन वही हो जाएगी 10 ईयर पीवाईक्यू, 10 साल के पीवाईक्यू आपको समझने हैं, लगाने हैं, देखने हैं बार बार, वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। देन एक और इशू आता है मेंस में जो बहुत लोगों के दिमाग में रहता है, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको कब करनी है? आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस प्लस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट आंसर्स। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग पहले ही दिन पूछने लगते हैं कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें, बेवकूफी भरा क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे आप? आंसर राइटिंग का क्या मतलब होता है? आप स्कूल में आपने आंसर लिखे होंगे, कॉलेज में लिखे होंगे, कब आप लिख पाते हैं आंसर? जब आपके पास कंटेंट हो, जब आपने चीजें पढ़ी हो। ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब आपने पूरा एक बार कंटेंट पढ़ लिया, बेसिक बुक पढ़ ली, ऑप्शनल पढ़ लिया, मेंस के सिलेबस में जो टर्म्स दिए उसके नोट्स बना लिए, तो आपका कंटेंट रेडी हो गया, तभी तो आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, तभी आप आंसर लिखना स्टार्ट करिए आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस प्लस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट आंसर्स। आपको ये समझना होगा कि आंसर किस तरीके से लिखा जाता है। आप रैंडमली कुछ भी नहीं लिख सकते। ये कैसे समझ आएगा? ये समझ आएगा, आप हो सकता है इसके लिए बहुत सारे छोटे मोटे कोर्सेज भी डले हैं यूट्यूब में, फ्री में भी, ऑनलाइन लोग मतलब क्लासेस भी होती है काफी सस्ती, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वो नहीं ठीक लग रहा तो आप जो टॉपर्स हैं उनके देखिए कि उन्होंने किस तरीके से आंसर लिखे, वो आप कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये सीखना होगा कि किस तरीके से आईबीसी फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में आंसर लिखा जाता है, किस तरीके से मल्टीपल वे में इंट्रोडक्शन लिखे जाते हैं, किस तरीके से मल्टीपल वे में कंक्लूजन लिखे जाते हैं, बॉडी को किस तरीके से मल्टीपल सब पार्ट में डिवाइड करते हैं, किस तरीके से उसमें मल्टीपल पॉइंट जनरेट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू एडिशन करते हैं, डाटा, फैक्ट, फिगर्स, कमिटीज, कोड जजमेंट, लॉज, डायग्राम्स, ये सब ऐड किया जाता है, और किस तरीके से पूरा एक पैकेज की तरह आंसर को प्रेजेंट किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। रैंडमली आज अगर मुझे कोई बताए कि आज आप वैभव तुमने पढ़ लिया है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, अपनी बेसिक बुक पूरी हो गई, आपने मेंस के जो सिलेबस में टर्म्स दिए उसके नोट्स बना लिए, अब आप पॉलिटी के आंसर लिखिए, तो मैं जो आंसर लिखूंगा और जो एक टॉपर आंसर लिख रहा है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। बिकॉज मुझे पता ही नहीं कि आंसर कैसे लिखना है। आपको वो चीजें कब पता होंगी? एक फिक्स फॉर्मेट बना लिया गया है कई सालों में, जो टॉपर्स देते हैं या कोचिंग वालों ने, किसी भी तरीके से एक फिक्स फॉर्मेट बन गया है कि इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। आपको फॉर्मेट सीखना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे आंसर लिख पाएंगे। सो स्टार्ट आंसर राइटिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट आंसर्स। और आंसर राइटिंग से मेरा मतलब ये है कि मिनिमम आपको अराउंड 100+ क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे बिफोर स्टार्टिंग प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी। प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले 100 से ज्यादा आप क्वेश्चन लिखिए। इससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा अबाउट हाउ टू राइट आंसर्स, और इसके बाद आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो समय मिल रहा है उसमें आप रिग्रेस आंसर राइटिंग करिए। देन रियल टाइम प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मिनिमम 2 फुल लेंथ मॉक्स देने पड़ेंगे पर पेपर, बट ये आपको कब करना है? बिटवीन प्री एंड मेंस। बहुत सारे लोग प्री के पहले ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, वो उनके लिए है जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल 3 साल, या 2 साल से जो सपोज प्री के 2 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने 1 साल सिलेबस पूरा कर लिया, तो अगले साल उनके पास कुछ करने को रहता नहीं है, वो बस रिवाइज करते हैं और आंसर राइटिंग करते हैं। अगर आप 1 या 1.5 साल के आसपास आपके पास समय बचा है 2027 के लिए, अगर आप उस समय में तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका कंटेंट पूरा होने में ही और बेसिक आंसर राइटिंग करने में ही आपका इतना समय निकल जाएगा कि आप फुल लेंथ मॉक नहीं दे पाएंगे। तो इसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आपने बेसिक आंसर राइटिंग कर ली है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन लिख लिए हैं बिफोर प्रीलिम्स, तो आप फिर प्री और मेंस के बीच में कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और मिनिमम 2 फुल लेंथ मॉक्स दीजिए पर पेपर, यानी जीएस 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शनल हर किसी का मिनिमम 2 आपने फुल लेंथ मॉक्स दीजिए। आइडियली आपको ज्यादा देने चाहिए, खासकर ऐसे और एथिक्स के केस में। ये थी मेंस की तैयारी। अब आ जाती है इंटरव्यू की तैयारी। इंटरव्यू में एक चीज आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, हायर रोल ऑफ लक होता है, बहुत ज्यादा लक का रोल होता है, आपके मार्क्स वेरी करते हैं। सो फोकस ऑन मेंस। इससे क्या मतलब हुआ कि मेंस में फोकस करिए, बिकॉज मेंस में लक का इतना रोल नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। देन थिंक अबाउट इट ओनली आफ्टर क्लियरिंग मेंस। एक बार आपका मेंस क्लियर हो जाए या फिर एक बार आफ्टर गिविंग मेंस, एक बार आपने मेंस दे दिया, उसके बाद ही इंटरव्यू के बारे में सोचिए। उसके पहले सोचने का कोई फायदा नहीं है। प्री और इंटरव्यू, मेंस और इंटरव्यू के बीच में सिग्निफिकेंट टाइम रहेगा जिसमें कि आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ये बेसिक चीजें थी। आई होप जो लोग आपको थोड़ी बहुत दिमाग में क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके का एग्जाम है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, जो कॉमन डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब अपन देखते हैं मेकिंग ऑफ प्लान या टाइम टेबल या स्ट्रेटजी। ये सारी एक ही चीजें हैं कि किस तरीके से आप प्लान करिए, स्ट्रेटजाइज करिए, टाइम टेबल बनाइए, ये अपन देखते हैं। 4 स्टेप में मैंने इसे डिवाइड किया है अप टिल प्रीलिम्स। ठीक है,
प्रीलिम्स तक ये 4 स्टेप आपको फॉलो करनी है। पहला स्टेप है डिसाइड योर सोर्सेस। मैंने कहा था बेसिक बुक्स आपको पढ़नी है, मैंने कहा था आपको स्टैंडर्ड बुक्स स्टार्टिंग में पढ़नी है, करंट अफेयर या तो आप डेली या मंथली या ईयरली कर सकते हैं, आपको अपने ऑप्शनल के सोर्सेज डिसाइड करने हैं। ये आपको पहला स्टेप है, ये आपको स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन में ही ये तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रैंडम 10 सोर्स के पीछे भागें ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आपके प्रिपरेशन को 3 महीने हो गए हैं, उसके बाद आप ये सोचें कि यार मैंने इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढूं। ये अगर आप कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेकार चल रही है। आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके सोर्सेज क्या है। तो ये आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कोचिंग लेनी है कि नहीं, आपकी लोकेशन क्या होगी, आप घर में तैयारी करेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे या दिल्ली जाएंगे या कहीं भी, आपको जहां भी आपको अच्छा लग रहा है वो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ फिक्स गाइडेंस। गाइडेंस बहुत तरह की होती है, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये गाइडेंस है आपकी, आपका कोई मेंटर होगा वो आपको बता रहा है, आपका कोई टीचर होगा वो आपको बता रहा है। ये मल्टीपल सोर्स ऑफ गाइडेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है, बट एक फिक्स सोर्स बहुत जरूरी है। एक कोई ऐसा इंसान अगर आपको मिल गया जिसने एग्जाम क्लियर किया है, जो आपको कंटिन्यूअसली गाइड कर रहा है, बता रहा है। अब यहां एक इसमें कैच भी है। गाइडेंस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी रैंडम इंसान से गाइडेंस ले लें। गाइडेंस आइडियली बेस्ट वो गाइड कर पाएगा जिसने खुद एग्जाम क्लियर किया है, जिसकी खुद रैंक आई है। वो आपको अच्छे से बता पाएगा बिकॉज उसने वो जिया है, उसने वो करके देखा है, तो उसको अच्छे से पता है कि क्या करना है। अगर वो आपको नहीं मिल रहा, देन कोई आपका अगर टीचर जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जिसने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन मतलब उनके अंडर हुआ है, तो वो आपको अच्छे से बता पाएगा। आइडियली इन दो के अलावा आपको किसी से गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए, बट प्रेफरेबली मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कोई ऐसा ढूंढिए जिसने एग्जाम क्लियर किया है या जिसने एटलीस्ट इंटरव्यू स्टेज तक गया है, जो कि आपको बेसिकली गाइड कर पाए। देन ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप इज मेक अ ब्रॉड प्लान। ब्रॉड प्लान बनाइए, ब्रॉड टाइम टेबल बनाइए कि कब आप क्या करने वाले हैं। इससे मेरा मतलब ये है कि आपने आज सपोज तैयारी स्टार्ट की, आपके पास लगभग 12 महीने हैं बिफोर स्टार्टिंग प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन अगले दिसंबर तक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन 12 महीने में कब आप क्या पढ़ने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी तैयारी बहुत रैंडमाइज्ड हो जाएगी, बहुत हैफाजार्ड हो जाएगी और आपका तैयारी बहुत कम हो पाएगी एज कंपेयर टू व्हाट अगर आप एक ब्रॉड टाइम टेबल बना के चलते। ब्रॉड टाइम टेबल से मेरा मतलब ये है कि आप ये तय कीजिए कि आप बेसिक बुक्स कब कौन सी पढ़ेंगे, कितने समय में पढ़ेंगे। एटलीस्ट महीने या वीक का आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कब क्या करने वाला हूं। उसके बाद आप तय करिए कि आप ऑप्शनल कब करेंगे। सो स्टार्ट विद द बेसिक बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स, देन कंप्लीट द ऑप्शनल, देन मेक नोट्स ऑन द टर्म्स गिवन इन द सिलेबस, देन डू एथिक्स एंड ऐसे। तो ये आपका एक ब्रॉड टाइम टेबल मैंने एक दे दिया, इसके अलावा आप कुछ भी बना सकते हैं। तो यहां मैंने क्या ब्रॉड टाइम टेबल बनाया कि मैं बेसिक बुक से स्टार्ट करूंगा। इसमें भी आप तय करिए कि मैं लक्ष्मीकांत या कौन सी बेसिक बुक से, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा और उसे कितना समय दूंगा लगभग एवरेज, ऑन एन एवरेज। अब क्योंकि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आपको ये पता नहीं होगा कि यार एक हफ्ते में हो पाएगी कि एक महीने में हो पाएगी, मतलब इतना भी आपका गैप रहेगा। बट रैंडम आप कुछ नंबर उसे एलोकेट करिए कि यार लक्ष्मीकांत है तो मैं, लोग कहते हैं कि 15 दिन में हो जाती है तो मैं 15 दिनों से दूंगा। इस तरीके से आप बेसिक बुक्स या स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करिए, डिवाइड करिए टाइम को कि मैं कौन सी बेसिक बुक में कितना टाइम दूंगा, कब तक मेरी ये बेसिक बुक पूरी हो जाएंगी, कब मैं ऑप्शनल स्टार्ट करूंगा उसे कितना समय दूंगा, कब मैं नोट्स बनाऊंगा, मेंस में जो टर्म्स दिए हैं मेंस के सिलेबस में उनमें कब मैं नोट्स बनाऊंगा, कितना समय उसमें लूंगा, कितने समय में ऐसे करूंगा, एथिक्स करूंगा। ये सारी चीजें आपको पहले से डिसाइड करनी होंगी, एक ब्रॉड प्लान बनाना होगा। डेफिनेटली वो ब्रॉड प्लान थोड़ा बहुत अल्टर होगा बिकॉज आपको पता नहीं है कि मेंस के जो सिलेबस में टर्म्स दिए हैं उनके अगर मैं नोट्स बना रहा हूं तो वो 1 महीने में बनेंगे कि 2 महीने में बनेंगे, आपको एक आइडिया नहीं है बिकॉज आप पहली बार कर रहे हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप एक चीज तय कर लीजिए, ऑन एन एवरेज दे दीजिए कि सपोज कोई कह रहा है 1 महीने में बन जाते हैं, कोई कह रहा है 3 महीने लगते हैं, तो आप कह दीजिए कि यार मैं 2 महीने दूंगा मेंस के सिलेबस में जो टर्म्स दिए हैं उनके नोट्स बनाने के लिए। इस तरीके से आपको एक ब्रॉड प्लान स्टार्टिंग में बहुत जरूरी है बनाना, जिससे कि आपकी तैयारी को एक स्ट्रक्चर मिल चुके और स्ट्रक्चर मिलेगा तभी आप उसमें बिल्टअप कर पाएंगे आगे। देन थर्ड स्टेप आता है सी इफ एनी एसेंशियल थिंग्स इज मिसिंग फ्रॉम योर प्लान। आपने एक प्लान बना लिया 1 साल का, अब आप देखिए कि कोई एसेंशियल थिंग मिसिंग तो नहीं है, जैसे कि PYQ, आंसर राइटिंग, एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा 12 महीने हो गए सब कुछ पढ़ लिया बट PYQ नहीं किए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आंसर राइटिंग की ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस जैसे कि आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री या कुछ मिस कर दिया है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका प्लान बेकार है बिकॉज आपने जो एसेंशियल चीजें, अनिवार्य चीजें हैं एग्जाम क्लियर करने की, वो मिस कर दी हैं, उसे प्लीज इंक्लूड करिए अपने प्लान में। देन फोर्थ स्टेप इज प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी। इस समय में प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी का मतलब क्या होता है, आपने बेसिक बुक्स ऑलरेडी पढ़ ली है, करंट हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, अगर आप मंथली पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ा तो अब आप पढ़ लीजिए। So you have to do only revision of the basic books in current affair and you have to give the full length mocks after first revision। एक बार आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, देन फुल लगभग 2 महीने में सपोज आपने रिवाइज कर लिया, आपके पास 2.5-3 महीने बचे हैं प्रीलिम्स को देने के लिए, तब आप मॉक्स देना स्टार्ट करिए और अराउंड 20 फुल लेंथ मॉक्स दीजिए और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी।
सो प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी से फाइनल स्टेप आती है प्रीलिम्स तक की तैयारी अगर अपन देखें तो, जिसमें कि आपको एक ही चीज करनी है, मल्टीपल रिवीजन, 5 बार 10 बार मिनिमम 5 बार तो आपको सारी चीजें रिवाइज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक ब्रॉड मैंने प्लान या टाइम टेबल या स्ट्रेटजी आपको प्रीलिम्स तक की बता दी। अब बहुत सारे इश्यूज, एक मेजर इशू जो रहता है लोगों के मन में वो होता है डेली रूटीन, हाउ टू सेट द डेली रूटीन। डेली रूटीन सेट करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसिप्लिन। आपके पास डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन टेम्पररी रहता है बट डिसिप्लिन ही है जो आपको सक्सेस दिलाएगा लास्ट में। डिसिप्लिन से मेरा मतलब क्या है? डिसिप्लिन से मेरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी है। डिसिप्लिन से मेरा मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप सुबह कितने बजे उठेंगे, रात को कितने बजे सोएंगे, रफली, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप 10 बजे सो रहे हैं, एक दिन 12 बजे, एक दिन 2 बजे, एक दिन 4 बजे। मतलब आप बहुत रैंडम चल रहे हैं और आपका कोई फिक्स रूटीन नहीं है। एक फिक्स रूटीन, एक डिसिप्लिन रूटीन बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि यार मैं रात को 12 बजे सोता हूँ, सुबह 7-8 बजे उठता हूँ और उसके बाद मैं फिर पढ़ना शुरू कर देता हूँ। इस समय में मैं ये पढ़ता हूँ, इस समय में खाना खाता हूँ, इस समय में मैं ये पढ़ता हूँ, इस समय में मैं अपनी कुछ हॉबी परस्यू करता हूँ या बाहर जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, कुछ खेलता हूँ, फैमिली से बात करता हूँ, इस समय में मैं ये पढ़ता हूँ और लास्ट में मैं सो जाता हूँ। रफली आपको एक आइडिया होना चाहिए। ये आपको बहुत मोनोटोनस लगेगा, ये लगेगा कि यार ये क्या मैं कोई रोबोट थोड़ी हूं, बट आपको रोबोट ही बनना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप रोबोटिक मतलब वे में तैयारी करें, डिसिप्लिन्ड वे में बेसिकली तैयारी करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि आप फिक्स समय में फिक्स चीजें करें, वो अगर आप करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो डेली रूटीन में आपको डिसिप्लिन को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। देन फिक्स इट अ डे बिफोर, एक दिन पहले अपना डेली रूटीन बनाइए। देन प्रोडक्टिव मॉर्निंग बहुत जरूरी है। सुबह उठ के टाइम वेस्ट मत करिए, आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपको फ्रेश होना है या कुछ एक्सरसाइज करनी है वो करिए और उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। प्रोडक्टिव मॉर्निंग बहुत जरूरी है। मॉर्निंग अगर आपने 3-4 घंटे वेस्ट कर दिए तो लगभग आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। देन अराउंड 8 घंटे अगर आप 1 साल पहले तैयारी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो काफी होता है वो। 7 आवर्स ऑफ रीडिंग प्लस 1 आवर ऑफ रिवीजन, इस तरीके से आप अपने डे को डिवाइड कर सकते हैं। देन टेक ब्रेक्स, लगातार कोई नहीं पढ़ सकता। आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर से पढ़िए। इस तरीके से 2-3 आप स्ट्रेच करिए। सपोज आपने 1 घंटा पढ़ा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया, तो एक 3 घंटे का स्ट्रेच हो गया। उसके बाद आपने 2-3 घंटे का ब्रेक लिया, उसके बाद फिर 3 घंटे पढ़ दिए। इस तरीके से आपको डे को डिवाइड करना पड़ेगा। वो आप किसी को देख के नहीं कर सकते। कोई आप कोई मतलब डिसिप्लिन तो रहना है, बट क्या आपको खुद तय करना पड़ेगा कि आप डिसिप्लिन कैसे रहेंगे, किस तरीके से आपका डिसिप्लिन रहेगा। मतलब यही आपको एक रोबोट से अलग करेगा, है ना। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप सुबह उठिए 7 बजे 8 बजे तक ये पढ़िए, 9 बजे तक ये पढ़िए, बिकॉज आप अलग इंसान हैं। हो सकता है आपको आधा घंटे के बाद ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती हो सकता है आपको 2 घंटे लगातार पढ़ने के बाद ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती हो। वो आपको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। आप मतलब कोई वो मैं आपको स्पून फीड नहीं कर सकता। आपको कोई दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आपके माँ बाप कोई नहीं बता सकता आपको। ये आपको ही तय करना पड़ेगा आपका डेली रूटीन। बट एक चीज बहुत जरूरी है कि डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़िए। देन डॉक्यूमेंट योर डे, ये भी उतना ही जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, बट कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही होती। उसका मतलब ये है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं बट आप पढ़ नहीं रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट योर डे। दिन के अंत में लिखिए कि आपने क्या किया, कितने घंटे आपने एग्जैक्टली पढ़ा, क्या क्या चीजें आपकी पूरी हो गई उन घंटों में, क्या आपने रिवीजन किया जो आपने 1 दिन पहले पढ़ा था, जो मैंने कहा था 1 घंटे रिवीजन करना है, क्या आपने जो एसेंशियल चीजें थी वो की, पीवाईक्यू या आंसर राइटिंग जो भी आपने तय किया था वो डेली रूटीन का पार्ट बनाया आपने। ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, अपने दिन को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी हो पाएगी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट जो लोगों को रहते हैं वो मैं लास्ट में क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले है करंट अफेयर। सबसे पहली चीज है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जैसे कि मैंने कहा था कि आप मंथली कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं या फिर ईयरली कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं, आपने जो कोचिंग के वीडियोस आते हैं वो देखने हैं कि नहीं, डेली कोचिंग वाले रात को डालते हैं वो देखना है कि नहीं, ये सारी चीजें मन में रहती हैं। सो प्री के लिए मैंने पर्सनली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था। प्री के लिए मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, बट मेंस के हिसाब से मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था। यानी कि मैं मेंस के हिसाब से ही उससे कुछ टर्म्स वगैरह जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था मेंस के लिए वो मैं निकाल लेता था। ठीक है, इसके अलावा जो मेनली में जो मेरी तैयारी हुई है वो पीटी और मेंस 365 से हुई है। यानी कि मैंने साल के अंत में करंट अफेयर पढ़ा था। आज अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आप प्री के लिए तो साल के अंत का वेट कर सकते हैं। यानी कि आपने प्री का साल भर कुछ नहीं करंट पढ़ा, बट 3-4 महीने पहले जो मैगजीन आती है पीटी 365 वो आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बट आइडियली मैं मेंस के लिए आज मुझसे कोई पूछे तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, आइदर फ्रॉम द न्यूज़पेपर और फ्रॉम द मंथली मैगजीन। आपको चीजों का बेसिक आइडिया होना चाहिए, या फिर आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं करंट अफेयर की, वो आपकी इच्छा है कहां से आप करना चाहते हैं। बट अगर आप कंप्लीटली मेन 365 पे रिलाई करेंगे तो इतना ज्यादा समय नहीं ले पाता, इतना ज्यादा आपके पास रिवीजन नहीं हो पाता। आप 2-3 बार पढ़ के चले जाएंगे। आइडियली आपको 5-6 बार चीजें पढ़नी पड़ती है।
सो आप पहले से मेंस 365 पे पीटी पे तो रिलाई करिए, बट मेन 365 पे रिलाई कर सकते हैं, बट आपका पहले से थोड़ा बेस बना होना चाहिए करंट अफेयर का। देन आंसर राइटिंग के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि आपको किस तरीके से करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। देन टेस्ट सीरीज के बारे में बता चुका हूँ, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि टेस्ट सीरीज में पहले ज्वाइन करूं, प्री के पहले ज्वाइन कर लूं, या कब ज्वाइन करूं टेस्ट सीरीज। ये बहुत बेवकूफों भरी बात है अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि मैं पहले ही ज्वाइन कर लूं या कब ज्वाइन करूं, बिकॉज अभी मैंने पहले बताया, आप स्कूल का एग्जाम आपने दिया है, आपको ये पता होगा कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तभी आप आंसर लिखते हैं। तो आप सिलेबस कंप्लीट करिए, आंसर राइटिंग बेसिक करिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। मतलब जब आप प्री स्पेसिफिक या मेन स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं तभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, वो सफिशिएंट होगा। देन कोचिंग करनी है कि नहीं आप पे डिपेंड करता है। आप खुद आपको लग रहा है कि तैयारी कर पा रहे हैं तो मत करिए, नहीं लग रहा तो डेफिनेटली ज्वाइन करिए। देन हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, मैंने पहले बताया है कि 7 से 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो सफिशिएंट होगा अगर आप एक साल तैयारी कर रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। देन व्हाट एल्स टू डू, जो फाइनल चीज एक मैं भूल गया बताना, कुछ आपको एल्स नहीं करना है, जो मैंने बताया अगर आप इतना करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।